शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बुद्धि की प्रकृति या उसका स्वरूप। मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर आज तक बुद्धि का स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया है। समय समय पर परिभाषाएं विद्वानों द्वारा पेश की जाती रही हैं, वह इसके एक पक्ष अथवा विशेषता से ही संबंधित रही थी। मतलब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी, जिसमें किसी एक पक्ष को ज़्यादा उजागर किया, अन्य पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, या किसी एक विशेषता के बारे में ही बात की, अन्य विशेषताओं के बारे में उन्होंने बात नहीं की। परंतु अब तक जो भी सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर हम जो है बुद्धि के स्वरूप और इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो हम इसका वर्णन जो है निम्नलिखित तरह से करेंगे। पहला क्या है, सीखने की योग्यता। भारतीय मनीषियों तथा ऋषियों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन और साध्य माना था। इनके लिए ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग था जिसके द्वारा जिसको साधन और साध्य दोनों के रूप में माना गया था। तो जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेता था उसको समाज में जो है उच्च स्थान दिया जाता था। मनोवैज्ञानिकों ने अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता को ही बुद्धि माना है। मतलब जो जितना अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेगा उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी मानी जाती है। जैसा कि डियर वांग ने लिखा है कि बुद्धि सीखने अथवा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। मतलब बुद्धि जो योग्यता है वो क्या किस लिए है कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और जो हमारे अनुभव हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में लाभ उठा सकें और अपने राष्ट्र की उत्थान के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए कार्य कर सकें। दूसरा क्या है, समस्या समाधान की योग्यता होनी चाहिए। हर व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन समस्याओं पर जितना जल्दी विजय प्राप्त कर लेते हैं अथवा इनसे जितना जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। अतः समस्या समाधान में प्रयोग की गई योग्यता को ही बुद्धि माना गया है। इस संबंध में रायबर्न ने लिखा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। मतलब बुद्धि के द्वारा हम समस्या का समाधान करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं, या ये कहा जाए कि हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान बुद्धि के द्वारा ही होता है। उसके बाद तीसरा क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति को दो तरह के चिंतन की प्रक्रिया को अपनाता है। पहला जो है मूर्त चिंतन की प्रक्रिया को अपनाता है और दूसरा क्या है, अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया। अमूर्त रूप से चिंतन की प्रक्रिया में जो चीज़ें हमारे समझ नहीं होती हैं उनकी कल्पना एवं स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसलिए अमूर्त चिंतन में वही व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है। अमूर्त चिंतन जो होता है उसको हायर लेवल ऑफ थिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से चीज़ हमारे सामने नहीं होती है लेकिन हमें उसके बारे में चिंतन करना होता है। समस्या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है लेकिन समस्या होती है जिसके समाधान के बारे में हमें सोचना होता है। इस विषय में टनमन ने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। मतलब बुद्धिमत्ता इज प्रोपोर्शनल टू अमूर्त चिंतन। पर्यावरण में सामंजस्य की योग्यता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विकास करता है। स्वाभाविक बात है, विकास से ही जो है जीवन की एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास में समय सफलताएं और असफलताएं दोनों ही आती हैं। जो व्यक्ति दोनों में सामाजिकरण तथा सामंजस्य करते हुए विकास करता है उसे ही बुद्धिमान माना जाता है। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो कि सफलता में तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति असफलता में भी परेशान न हो और अपना सामंजस्य बैठाकर अपना विकास करता रहे, आगे अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगा रहे, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण में जल्द से जल्द अनुकूलन कर लेता है। इस संबंध में जो है विलियम स्टर्न ने लिखा है कि जीवन की परिस्थिति तथा नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है। लेकिन अब क्या है कि ऊपर जो भी मत दिए गए थे उसमें कुछ न कुछ दोष प्रतीत होते हैं। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि उपरोक्त मतों में वर्तमान में निम्न दोष प्रतीत होते हैं। पहला दोष क्या है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इसमें यह दोष है कि शिक्षण तथा बुद्धि दोनों एक ही नहीं होते हैं। यह बुद्धि के एक पक्ष अथवा एक संकुचित स्वरूप का वर्णन करती है। मतलब बुद्धि के द्वारा ही हम सीखते हैं, जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी उतना तेज़ी से उसको ग्रहण कर सकेंगे। लेकिन बुद्धि का मतलब केवल सीखना ही नहीं होता है कि हम जो चीज़ें शिक्षण द्वारा हमें दी गई उसको हम सीख लिए वही हमारी बुद्धि है। ये इसका केवल एक पक्ष हो सकता है, एक भाग हो सकता है। दूसरा क्या है, समस्या समाधान की योग्यता ही बुद्धि है में यह दोष है कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं है क्या उसमें कोई बुद्धि नहीं होती है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि बुद्धि के द्वारा तो समस्या का समाधान होता है, लेकिन समस्या का समाधान
जो नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास बुद्धि नहीं है या जिनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, समस्या समाधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है या उसके पास बुद्धि नहीं है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है में यह दोष होता है कि बुद्धि मूर्त और अमूर्त दोनों का ही चिंतन करती है, क्योंकि मूर्त वस्तु या कोई वस्तु जो हमारे सामने है, अगर उसके बारे में भी हम कुछ सोचें कि कैसे बनी है, इसकी क्या योग्यता है, क्या गुण है, तो उसके लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता ही बुद्धि है। यह कह देने मात्र से कि सामंजस्य और बुद्धि दोनों एक नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, जबकि सामंजस्य जो है हम सीखते हैं या अर्जित किया गया गुण होता है सामंजस्य। बुद्धि के स्वरूप में परिवर्तनशीलता एवं विस्तार ने बुद्धि के बारे में विद्वानों की राय को एकमत नहीं होने दिया। मतलब जितने भी लोग हैं, सबकी अलग अलग बुद्धि के बारे में अलग अलग राय है। अतः आज हम बुद्धि के स्वरूप को निर्धारित करते समय सृजनात्मकता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह ऐसा तत्व है जिसके अंतर्गत सभी पूर्व मत सीखना, सामंजस्य स्थापित करना, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि आते हैं। मतलब बुद्धि का क्या क्या कार्य है। बुद्धि के द्वारा जो है हम पहले में सीखी गई चीज़ों को याद रखते हैं। समस्या के समाधान में बुद्धि की उपयोगिता होती है। नए पर्यावरण में अगर सामंजस्य बैठाना हो तो उसमें भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, इन सभी के लिए जो है हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे कि बुद्धि का स्वरूप क्या है, परिवर्तनशील होता है। मतलब कि जैसी उपयोगिता होगी उस हिसाब से हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। हम केवल ये नहीं कह सकते कि हम अमुक कार्य कर पा रहे हैं इसलिए हम बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो हर कार्य में अच्छा प्रदर्शन करे या बेहतर प्रदर्शन करे। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं या ग्रहण करते हैं, मान लीजिए एक ही कक्षा के दो विद्यार्थी हैं जिन्हें एक ही शिक्षक पढ़ाता है, वो किसी चीज़ को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन बाद में एक विद्यार्थी जो है परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करता है और दूसरा विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन हो सकता है कि जिस विद्यार्थी ने अच्छे अंक ना प्राप्त किए हों, लेकिन उसकी बुद्धि अच्छी हो, उसकी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी हो, उसे चीज़ें लंबे समय तक याद रखने का गुण हो, तो सकता है कि उसे चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, जिससे कि वो उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके। जबकि एक ऐसा ही बालक होता है जिसने आज उसको पढ़ा और कल परीक्षा देते समय उसने हूबहू लाइन बाई लाइन वो चीज़ें लिख दी और कक्षा में अव्वल नंबर प्राप्त कर गया, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें उसके दिमाग में स्थिर नहीं रहीं, वो उसके दिमाग से चली गई। तो ये अलग अलग तरह की बुद्धि है जिसमें अलग अलग तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास थ्योरेटिकल ज्ञान तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब अप्लाइड ज्ञान की बात आती है, उस ज्ञान का उपयोग करके जब जीवन में कोई रियल समस्या आती है हमारे सामने, तो उसके समाधान में वो उस पढ़े हुए ज्ञान को उपयोग नहीं कर पाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि साधारण प्रकृति के होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में आने वाली मूर्त और अमूर्त समस्याओं के समाधान में कर लेते हैं और अपने जीवन को सरल पूर्वक जो है लक्ष्य की तरफ अग्रसर कर देते हैं। तो ये अलग अलग जो है बुद्धि होती है जिसको कि एक निश्चित बॉन्ड में नहीं बांधा जा सकता है कि हाँ यही केवल एक बुद्धि की परिभाषा है, या जो अमुक एक कार्य है कि हाँ कोई व्यक्ति अगर ये कार्य कर लेता है तो ही वो बुद्धिमान है, अगर नहीं कर पाता है तो वो बुद्धिमान नहीं है। अलग अलग व्यक्ति की बुद्धिमत्ता अलग अलग क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। किसी भी व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण नहीं कर सकते, और ये सभी जो अलग अलग मानसिक क्रियाएं हैं, चाहे वो जन्मजात मानसिक क्रियाएं हों या जो चीज़ें हमने अर्जित करके सीखी हों, इन सबको मिलाकर ही बुद्धि का स्वरूप निर्धारित होता है। अतः बुद्धि के स्वरूप के बारे में परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात योग्यता है जिसका प्रकटीकरण सृजनात्मकता के द्वारा होता है। इस कथन का ये अर्थ है कि बुद्धि तो हर व्यक्ति को जन्मजात रूप से मिलती है। ये नहीं है कि बुद्धि को अर्जित किया जाता है। जो बुद्धि है वो जन्म से ही हमारे अंदर रहती है, लेकिन उसका प्रकटीकरण मतलब हम बुद्धि को कितने अच्छे तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, जहाँ समस्या आ रही है उसके समाधान में हम कितना उपयोग कर पा रहे हैं, तो उसका प्रकटीकरण ही जो है वो सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है वो समस्याओं से घबराता नहीं है, बल्कि वो समस्याओं को एक अलग ढंग से देखता है, उसके समाधान की ओर सोचता है। और इस सृजनात्मक व्यक्ति का जो चिंतन होता है वो अभिसारी चिंतन होता है। मतलब वो केवल एक दिशा में ही चिंतन नहीं करता कि हाँ इसका ये हल हो गया और समस्या का समाधान हो गया। वो समस्या के जितने समाधान हो सकते हैं उन सब के बारे में सोचता है।
सबके बारे में अलग अलग सोचने के बाद वो अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंचता है, और उस निष्कर्ष में से जो उसको ऐसा लगता है कि जिस विधि के द्वारा सबसे सटीक रूप से हम अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसका वो उपयोग करता है। सृजनात्मकता में क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा नया सोचने की कोशिश करता है, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है कि उसके हमेशा हर बात में जो है नवीन चीज़ें सोचने का गुण होता है, उसको एक अलग ढंग से देखने का होता है। वो एक सेट पैटर्न पे चलने वाला व्यक्ति नहीं होता है कि बस हम ए से बी तक हमें जाना है तो हमें एक रास्ता पता है, हम उसी रास्ते को पकड़ के स्थान ए से स्थान बी तक पहुंच जाएंगे। ये नॉर्मल बुद्धि के लोग कहते हैं। जो सृजनात्मक बुद्धि के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमको ए से बी तक पहुंचने के लिए और कौन सा साधारण तरीका हो सकता है, या वो कौन सा उपाय हो सकता है जिससे हम ए से बी तक जो है आसानी से पहुंच सकें, सुगम तरीके से पहुंच सकें। तो वो जो है सृजनात्मकता कहलाती है। बस आज के वीडियो में बुद्धि के बारे में इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात होगी किसी और टॉपिक पर।